टर्म प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस कवर है जो आपको बहुत ही कम प्रीमियम में काफी अच्छा लाइफ कवर दे देता है। आज की डेट में हम सभी टर्म प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टर्म प्लान कौन सा लें, कितने सालों के लिए लें, क्या प्रीमियम होना चाहिए, कितना कवर हो, क्या क्या राइडर्स रखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये है दी अल्टीमेट गाइड ऑन टर्म प्लान। आपको YouTube में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली, एक ही जगह पर, और इस वीडियो का एक एक मिनट गोल्ड माइन होगा। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए सीधा चलते हैं डिस्कशन पर अबाउट टर्म प्लान। तो जैसे मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं एक टर्म प्लान ले लेता हूँ, और बहुत सारे प्लान्स मैंने देखे ऑनलाइन, कुछ लोगों से भी बात करी, बट समझ नहीं आया कि मेरे लिए कौन सा प्लान सही है, कितना कवर होना चाहिए या कब लेना चाहिए, कितने साल तक का उसमें कवर चलना चाहिए। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि अगर आप एक अल्टीमेट गाइड दे दो जिसमें सब कुछ हो और एक ही बारी में पता चल जाए कि ठीक है भाई ये सब करना है, इसके बाद आप टर्म प्लान ले सकते हो, तो वो क्या होगा। एक कंप्लीट गाइडलाइन के लिए मैं आपको स्टेप्स ऑन स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली चीज कि टर्म प्लान कब लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन क्या होता है आपका, पेमेंट्स ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या हम लोग एक बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज से कि बेसिक इंट्रो कि टर्म प्लान है क्या। टर्म प्लान जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली आपकी एक अनसर्टेनिटी या रिस्क को कवर करता है। इंश्योरेंस इज नेवर मेड फॉर प्रॉफिट पर्पस, कि उसमें से किसी को प्रॉफिट आए। अगर कोई एक इवेंट होता है जहाँ पे कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में आपके फैमिली को पैसा मिलेगा ताकि वो अपने एक्सपेंसेस और अपने लाइफस्टाइल्स को वैसे ही मेंटेन कर पाए। सिंपल, जस्ट लाइक कार इंश्योरेंस की, उसमें हम अपना प्रीमियम तो भरते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो भाई हमें प्रीमियम वापस मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो कई सेविंग्स प्लान्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लाइफ में आपके जब भी 3 फेजेस रहते हैं। पहला फेज कि जब आप चाइल्डहुड में हो, कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं, क्योंकि तब आप कुछ कमा नहीं रहे। अब आप उसके बाद एक एज पे आते हैं जहां आप अर्न करने लगते हैं अपना मास्टर्स करके या ग्रेजुएशन करके। जब आपके पास पैसा आता है, यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, आप चीजें बाय करते हो, एंड अगेन स्लोली एंड स्टेडीली आपके ऊपर आपके फैमिली की कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बन जाती है। हाँ, इसे फाइनेंशियल फ्रीडम तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो फिर अलग ही हो जाता है। अब ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी कम हो जाती है, इसी सेंस में आप इस फ्रीडम वर्ड का यूज करें। उसके बाद आपके पास जब पैसा आता है तो अगेन कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आपकी बन रही है फैमिली में। अब कई जगह बहुत बड़ा मिथ है कि लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं कभी भी पूछता हूँ किसी से तो जैसे कि जब हमारी शादी होगी उसके बाद हम बाय करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये गलत है कि जब आप कमाओ और आपके लायबिलिटीज बनने लग जाए, क्योंकि एनी हाउ आज मैंने कुछ लायबिलिटीज है, मैंने टर्म प्लान नहीं लिया, लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ का होम लोन है, मैंने कवर लिया ही नहीं और मुझे कुछ हो जाता है तो इवेंचुअली बर्डन मेरे पेरेंट्स पे चला गया। तो आपको जब भी आप कमाओ या कोई लोन्स हो आप पे, आपके पास हमेशा एक टर्म कवर रहना चाहिए ताकि आपके फैमिली पे एक बर्डन ना आए। तो यानी कि अब ये कह रहे हैं कि जब हम मतलब कमाना शुरू करते हैं, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हम कोई ना कोई लोन ले लेते हैं, तो जब हम कमाना शुरू करते हैं हम सोच लें कि यस अब हम टर्म प्लान ले सकते हैं, हमें ले लेना चाहिए। अब इसी फेज को हम एक्यूमुलेशन फेज भी बोल देते हैं कि जहां आप कमाते हो, जोड़ते हो, और मतलब इट्स अ फेज जहां आप अर्न भी कर रहे हो। अच्छा, पहले चाइल्डहुड एंड देन एक्यूमुलेशन। लास्ट फेज अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है अभी के लिए, बट दैट इज आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप रिटायरमेंट कहते हैं कि इनकम सोचते हैं, दैट्स इट, एक रेगुलर फ्लो में। ठीक है, बट मैं इसको लिंक करूंगा कि इसको इंश्योरेंस ब्रोकर्स कैसे लिंक करते हैं आपकी लाइफ में। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्म प्लान कब चाहिए, इसके पास आपका आंसर है, राइट। अब हमें ये जानना है कि एडिक्वेट कवर क्या होता है। मोस्टली अगर आपने जैसे कहा कि आपने कुछ रिसर्च करा तो आपके पास कई बैंकर्स भी आए होंगे, कई ब्रोकर्स आए होंगे जिन्होंने आपकी इनकम देखी और कहा कि सर 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो या 1.5 करोड़, राइट। तो इंश्योरेंस इज नॉट कि आप आरओ बेच रहे हो। इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कि अगर वो आपकी लाइफ में है तो वो आपकी फैमिली की एक वेल्थ की जो सारे सोर्सेज हैं, आपके इनकम सोर्सेज हैं, आपके लाइफस्टाइल सोर्सेज हैं, उन सबको कॉम्पनसेट कर रहा है अगर आप नहीं रहते। तो ये कहते हैं ना कि 1 करोड़ ले लो, 50, कई मैंने लोग ऐसे देखे हैं, मेरे 1 करोड़ का बजट नहीं बन पा रहा, मैं प्रीमियम नहीं दे रहा, चलिए सर 50 लाख ले लीजिए, क्योंकि उनका इवेंचुअली एम है सेल्स करना। हाँ, उनका तो होता है कि जो भी है बस आप टर्म प्लान ले लो, बट इट इज अप टू यू कि
आपको जागरूक रहना है और आपको पता होना चाहिए कि मेरी लायबिलिटीज आज इतनी है और मुझे इतना कवर चाहिए ही चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम ऑनलाइन टर्म प्लान ले रहे होते हैं तो कुछ होता है कि 50 लाख का कवर है, 60 लाख का कवर है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का और ना जाने कितने। तो कितने का कवर हमें लेना चाहिए? तो आपको इस मेथड के लिए काफी चीजें होती हैं कि आपको क्या क्या कंसीडर करना है। जैसे कि सबसे एक प्रैक्टिकल चीज, एक मेथड जो रहता है, दैट इज HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। HLV, ओके। वो मेथड आपको बताता है कि आपके आज इनकम कितना है, उसमें से आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली, बाय एम यूजिंग वर्ड पर्सनल, कि कल को वो बंदा नहीं रहा तो उसके एक्सपेंसेस तो हट ही गए, रिमेनिंग इनकम वो यूज कर रहा है अपने घर पे, प्लस उस पर इन्फ्लेशन कितना एक्ट करेगा ड्यूरिंग द कोर्स, वो जितना कमा रहा है अपनी वर्किंग एज में, उसकी यार डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक और वीडियो आपको दूंगा। तो ये सब कंसिडरेशन आपके पास आएंगे और इससे पता लगेगा कि आपको कितना कवर चाहिए, रादर देन आपके पास कोई एक बंदा आए और वो आपको कहे आप 2 करोड़ ले लीजिए सर, प्रीमियम इतना। कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं सर यहाँ 2000 दे रहे हो महीने का, यहाँ 2200 रुपए तो है। तो ऐसा सेल्स कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यू बतानी चाहिए कि क्या चाहिए आपको। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे एक्सपेंसेस भी और बढ़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ हम लोन्स भी ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से तो हमारा कवर जितना का हमने पहले लिया था वो कम पड़ता होगा। तो हमें और कवर बढ़ाना चाहिए या क्या होता है उस केस में, आप थोड़ा प्लीज बताओ। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं आज के ट्रेंड को देख के वो आज अपना टर्म प्लान कवर एक फिक्स कर लेते हैं। लाइक मैंने आज एक कवर लिया, मेरे ऊपर उस टाइम लोन नहीं था, या मान लो मेरे पास सिर्फ 5 लाख का लोन था, अब मैंने अगले 5 साल बाद घर खरीद लिया, घर का लोन 60 लाख आ गया, तो अब मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। जब भी मैंने अभी आपको HLV बताया तो उसमें कहा ना मेरा जो करंट लायबिलिटीज हैं तो वो आपका एडअप हो गया। तो अब लोग क्या करते हैं, वो तो 1 करोड़ को देख के चलते हैं। आप याद रखिए हमेशा, आज आपके पास 1 करोड़ का कवर है, बट उस 1 करोड़ की वैल्यू 30 साल बाद कुछ नहीं है। तो आप इस पर्सपेक्टिव में मत जिए कि हाँ मेरे पास तो 1 करोड़ पड़ा हुआ है, वो आज अच्छा लग रहा है एक नंबर सुनने को, 30 साल बाद वो नंबर कॉमन हो जाएगा। इस केस में ये आपके पास ऑप्शन है, कई प्लान्स, मुझे नहीं पता, कई प्लान्स मैंने जो सुना है आगे लोगों से, वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि जब आपके कोई लायबिलिटीज आए आप एडअप करा लो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। कई कहते हैं कि जब कवर बढ़ जाता है उसमें, कवर बढ़ जाता है, कई कहते हैं हमारे इवेंट्स आते हैं, लाइक शादी आपकी होती है तो आप बढ़वा लो, तो दैट डिपेंड्स। और सेकेंडरी ऑप्शन इज आप दोबारा से परचेज कर सकते हैं एक और नया। आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे एक्स्ट्रा कवर चाहिए 60 CR, मतलब सॉरी कि आपको एक्स्ट्रा कवर चाहिए 60 लाख 50 लाख, मतलब वॉट एवर आपकी जो लायबिलिटी बढ़ी है। या आप अगेन वही प्रैक्टिस जो मैंने आपको HLV की कही, आप उस एज पे कैलकुलेट फिर करो, क्योंकि कुछ लोन्स आपके सेट ऑफ भी हो चुके होंगे, राइट? तो आप दोबारा सेटअप करो, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप उस डिफरेंस का प्लान ले सकते हो। वही कि अगर आप एक 28 साल की उम्र में कोई एक्स अमाउंट का कवर लेते हैं, उतने ही अमाउंट का अगर आप 40 साल की उम्र में लेंगे तो दोनों के प्रीमियम में बहुत अंतर होगा। तो भले आप अपना कवर बढ़ाना चाहें, बट उसके साथ फिर प्रीमियम भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया था, आप सेकंड स्टेज में है। सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां आप कमा भी रहे हो, वहां आप, जो मैंने आपको अगेन वर्ड यूज करा था फ्रीडम, इस केस में आप स्पेंड भी कर रहे हो और अपनी लायबिलिटीज भी बढ़ा रहे हो। तो ये फेज आपकी लाइफ का बहुत अच्छे से प्लान होना चाहिए। पहले फेज में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, पेरेंट्स हैं जो आपको मैनेज कर रहे हैं। सेकंड में आप डिपेंडेंट, खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हो। थर्ड फेज में आपने इतना कॉर्पस बना लिया होता है कि एक्यूमुलेशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होते हो। तो इस फेज में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक और चीज मुझे जाननी थी कि जब हम अपना प्रीमियम्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं या प्लान्स चेक कर रहे होते हैं, तो कुछ में होता है कि आप इतने 70 साल के लिए लीजिए, 80 साल के लिए लीजिए, और आप ठीक है वो पार कर जाते हैं वो एज, तो आपको सारा प्रीमियम वापस मिल जाता है। तो क्या वो वाले प्लान्स लेने चाहिए? अगेन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टर्म प्लान का जो मैंने आपको कहा था पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं आपके पास। बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि टर्म प्लान इज द बेस्ट एंड इज द चीपेस्ट। सेकंड, जो टर्म प्लान है अगर आप उसकी कैलकुलेशन लगाते हो, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो सेविंग्स प्लान या एंडाउमेंट प्लान है, जिसमें आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये बोला गया होगा कि आप 10 साल तक पैसा दीजिए, अगले 15 साल तक हम आपको कवर भी देंगे और मैच्योरिटी पे पैसा भी दे देंगे। मतलब वो आपको ये कहेंगे कि आपकी जेब से कुछ गया भी नहीं और आपको मिल भी गया। बट अब आप सोचिए,
अभी आपकी सैलरी 12 लाख है साल की, आप 12 लाख में से 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं सिर्फ 10 लाख के कवर के लिए। वही अगर आप अपनी एज पे टर्म प्लान का प्रीमियम लगाओगे तो वो सिर्फ 25,000 है। उसी बच्चे, अब आप मान लो आपके 75,000 रुपये और स्पेयर है ना आपके लिए, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जब भी आप दो चीजों को मिक्स कर देंगे, स्पेशली इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट, आपको जो ब्रोकर्स आके बोलते हैं, बैंकर्स बोलते हैं कि इट्स अ वेरी हैंडसम प्रोडक्ट, गारंटीड प्रोडक्ट, वो आपको देगा। तो अगर आप IRR निकालोगे उसकी, मतलब एक रिटर्न निकालोगे, तो वो कभी भी, मैं 6.5 एक बहुत हाई नंबर बोल रहा हूँ, 6 से ऊपर नहीं जाता जल्दी। अच्छा, तो आप अगले 15 सालों में, 15 भी क्यों, 25, क्योंकि 10 साल तो आप दे भी रहे हो, तो आप 25 साल में 6% पे जा रहे हो, जहां पे आज इन्फ्लेशन उतनी ही है। तो मतलब आप इसे अच्छा अपना बैंक में रखे रहने दीजिए। तो ये एक मतलब इसीलिए आपको चूज करना कि टर्म प्लान इज फार बेटर। वेल्थ क्रिएशन जब भी आपको होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से होगा, इंश्योरेंस कभी आपका वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी। तो जैसे आपने बताया कि आप 25,000 का आपको प्रीमियम पे करके कवर मिल जाता है, तो 75,000 का आप इन्वेस्ट कर दें। अगर यही चीज हम सीधा सीधा 1 लाख इन्वेस्ट कर दें तो वो भी तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। वो क्या, कैसा आइडिया है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। किसी लेट्स से राम एक बंदा है, उसने आज यही एक राम और एक श्याम, ठीक है, राम ने 25,000 दे के टर्म प्लान लिया और 75,000 रुपया इन्वेस्ट करा। वेरे श्याम ने कहा कि नहीं, मैं तो, जैसे आपने बोला कि मैं तो 1 लाख इन्वेस्ट ही कर लेता हूँ। 5 साल बाद हर साल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख तो आपने जमा कर लिया। मान लीजिए आपकी वैल्यू बन जाती है तब 10 लाख, मैं डबल कर लेता हूँ। शाम को अगर उस टाइम पे कुछ हो जाता है तो क्या 10 लाख उसके फैमिली के लिए एक फिजिबल आस्क है? क्योंकि 12 लाख का तो उसका पैकेज ही है और वो 5 साल में भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगेन, वेल्थ क्रिएशन और रिस्क कवर दोनों पैरेलल ही रहेंगे, वो कभी मिल नहीं सकते एक साथ। जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस है। ट्रू। तो हमें बेसिकली प्रेजेंट देखना चाहिए कि आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं जानना चाहता था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रीमियम 25,000 का आया, तो अगले साल भी हमें सेम 25,000 भरने हैं, बट अचानक से भरने पड़ते हैं जब वो प्रीमियम की डेट आती है। तो कैसे हम इसे प्लान कर सकते हैं कि एकदम से लोड ना पड़े उस 25,000 का? हाँ, अगर आप मंथ ऑन मंथ, जैसे आप ये प्रिपेयर करना चाहते हो कि चलो आज मेरे पास 25,000 रुपया है, मुझे अगले साल भी 25 देना है, तो अगेन उसकी आज से एक डिस्काउंटेड वैल्यू लेके आप छोटी सी RD सेट कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि लिक्विड फंड से एक इन्वेस्टमेंट्स होती है म्यूचुअल फंड्स में, आप वहां पे जा सकते हो। मतलब कोई भी एक ऐसा टूल जो आपको इजी लिक्विडिटी दे दे, तो ये भी एक सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं जानना चाहता था कि हमें एक्चुअली में कितने साल का कवर लेना चाहिए? 75 साल, 85 साल, 99 साल, कितने साल का? देखिए, इसके लिए अगेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल ये होती है कि आप ये जाने कि आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कब तक है फैमिली पे। उससे एग्जांपल 30 साल के आप हो, आपका बच्चा ऑब्वियसली जब तक, अगर आपने कहा कि मुझे 55 पे रिटायर होना है, 25 साल का होगा, मास्टर्स कर चुका, वो अपने उस फेज में आ जाएगा कि जहां वो जॉब स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है। तो आपकी एक बच्चे की एजुकेशन की लायबिलिटी खत्म है। लायबिलिटी आपकी कहाँ रह जाएगी? सिर्फ उसके एक मैरिज की, ठीक है। आपके रिटायरमेंट के लिए आपने कॉर्पस जमा कर लिया, तो आप ये भी कर सकते हो कि 65 या 70 आप अपनी एज सिलेक्ट कर लो, जब तक आपको लगता है कि हाँ मेरे ऊपर से सारी लायबिलिटीज ओवर हो जाएगी। बट मेक श्योर कि आपको ये बताओ कि आपके उस टाइम उस पर कोई लोन्स नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन जो इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है, कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो प्रीमियम पे करा है, पैसा तो हमें चाहिए, हम 2 लाख नहीं गवा सकते, राइट। जैसे मैंने खुद ही, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं 70 साल का कवर लेता हूं तो मैं 1,80,000 पे कर रहा हूँ ओवर द ईयर्स प्रीमियम। वेयर एज अगर वहीं मैं 2.5 लाख पे कर रहा हूँ तो मुझे होल लाइफ कवर मिल गया, तो मैंने होल लाइफ ले लिया, मैं उसके लिए 70 पे कर रहा हूँ। अब कई लोग इस डिसीजन को खराब कहते हैं कि वर्दी नहीं है, कि क्यों 70,000 पे करे। बट अगेन दोनों चीजें अपनी जगह पे करेक्ट है। आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म जिस टाइम पे, आप वहीं तक का ले लो, दैट्स इट। मान लीजिए मैंने 99 का जो प्लान लिया वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं इवेंचुअली वहां तक मर जाऊंगा, तो मैंने जो पैसा मिला वो अपने बच्चों को एक लेगेसी पास कर दी, ठीक है, उनके यूज तो आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज
कि जैसे आपने कहा था इंडोमेंट प्लान्स के बारे में आपने बात करी थी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी आती है आपके टर्म प्लान को लेके, कि कई लोग कहते हैं कि टर्म प्लान जो है लाइक उसका प्रीमियम हर साल आता है, एक बर्डन है काइंड ऑफ, काफ़ी चीज़ें लोग बोलते हैं। बट अगर एक चीज़ नोटिस करें, आप लोन्स लेते हो तो ज़्यादातर लोग वेरिएबल रेट पे ही लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके EMI चेंज हो रहे होते हैं, राइट। टर्म प्लान का कांस्टेंट रहता है। आप एक चीज़ नोट करिए कि जो आज लेट्स से आप इस साल 25,000 पे कर रहे हैं टर्म प्लान का प्रीमियम, 10 साल बाद भी 25 ही कर रहे हैं, तो क्या 10 साल बाद 25,000 की वैल्यू सेम है? नहीं। तब भी वो कंपनी आपसे 25,000 ही मांग रही है, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है, वहां पे आपको इन्फ्लेशन में इफेक्ट नहीं कर रही है टर्म प्लान के लिए, जो उसका सबसे इवेंचुअली सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिक्स हो गया अपना प्रीमियम। बट हाँ, जहाँ पे कई लोग को मतलब कई जगह एक पॉइंट थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं कि आपका आज का 1 करोड़ का कवर भी उस टाइम पे 1 करोड़ का नहीं रहता, बट इवेंचुअली द थिंग इज आपने उस टाइम फ्रेम में अपनी लायबिलिटीज खत्म कर दी। तो इसलिए इंडोमेंट प्लान्स के लिए आपका और सेविंग्स प्लान्स कोई भी आपको बोले, बोल्ड में आपका आंसर होना चाहिए N और O। अब आपको ये पता लग गया आपने कब लेना है, आपको ये पता लग गया कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और कितना कवर आपके पास होना चाहिए। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का कि किसको चूज करें। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइए, राइट, आपको वहाँ आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आपको 1000 प्लान्स ओपन होके आ जाएंगे कि ये ले लो वो ले लो। तो आप कंपनी को कैसे चूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि कंपनी के पास खोने के लिए है क्या, लाइक कुछ होना चाहिए उसके पास। मैं अगर टॉप कंपनीज के बारे में बात करूं तो वो डिफॉल्ट के लिए नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मार्केट में गुडविल है, उनके 1000 बिजनेसेस और लिंक्ड है, अगर वहां पे उनका गुडविल डिस्ट्रॉय हुआ तो वो और जगह भी हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। आपने एक ICICI का प्लान लिया, हम सबको पता है ICICI एक बिग ब्रांड है, कल को ICICI हो गया, HDFC हो गया, अगर कल को ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो जो उनके और बिजनेस है, मे बी लोन्स, मे बी कॉर्पोरेट FDs, मे बी बैंक, म्यूचुअल फंड्स, सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। तो इन कंपनी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तो ये लोग गुडविल मेंटेन करेंगे अपनी। ट्रू। अब ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप देखोगे तो वहां लिखा होता है कि दिस कंपनी हैज अ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ 99, राइट, दिस हैज 95। क्या वो एक्चुअली एक सही पैरामीटर है जज करने का टर्म प्लान को या कंपनी को? नहीं, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो का सिंपल मतलब हुआ आपके पास 100 केस आए, आपने 98 पास कर दिए, राइट। क्या आपने ये जाना है जो 98 केस पास करे उनका अमाउंट क्या था? मे बी वो 50-50 लाख के केसेस पास हो गए, जो 2 बड़े केसेस आए 10-10 करोड़ के वो उन्होंने रोक दिए। इसी केस में आप चूज करिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय अमाउंट, कि कंपनी के पास लेट्स से 1000 करोड़, एग्जांपल इजी में ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशंस में आसान रहे, 1000 करोड़ का उनके पास क्लेम आया, उन्होंने 950 करोड़ पास किया। अब आपको पता लग गया उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय अमाउंट इज 95%, नॉट 98, क्योंकि आपको अमाउंट नहीं पता वहां पे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये डेटा आपको IRDAI की वेबसाइट से आप उनके वहां पे जाके भी कंपनी के देख सकते हो। थर्ड, एक और इम्पॉर्टेंट आप जो चीज देख सकते हो वो है क्लेम रेपुडिएशन रेशियो। इसमें क्या होता है, लेट्स से किसी का क्लेम आया मार्च में, इन्वेस्टिगेशन ने टाइम लिया, वो नेक्स्ट ईयर में चला गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया ना। अब मान लीजिए वो केस तो पुराने साल का था, वो नए साल में दिखा रहा है, और उस साल में उसने मतलब पुराने महीने जो पुराना ईयर है वहां के क्लेम 10 थे जो उसने दिखा दी अगले साल में, और उसमें मान लीजिए उसके रेशियो जो ओवरऑल थी वो खराब थी, बट पुराने की वजह से बेटर हो गई क्योंकि पुराना फॉरवर्ड हो गया। तो एक ये भी हमको देखना है कि पुराने कितने कैरी फॉरवर्ड हुए, अगर वहां से कम रेशियो और उसके बाद भी कंपनी इस कंसिस्टेंट है अपने रेशियो को मेंटेन करने में फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो वो एक हेल्दी कंपनी है। और अगेन आपको ये याद हमेशा रखना है कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं कि वो सस्टेन कर रही है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन एनी केस अगर कुछ गलत होता है तो कई कंपनी लाइक छोटी कंपनी हो जिसका असेट्स ही ना हो, कहेगी ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अब आपका ऑप्शन आने लग जाते हैं पेमेंट्स वाली साइड पे। जैसे आप पेमेंट पे जाते हो आपको एक ऑप्शन नीचे आता है वांट टू ऐड दिस राइडर, वांट टू ऐड दिस राइडर, ऐड ऑन आ जाते हैं।
अब आपको ये हर राइडर की इंपॉर्टेंस समझनी है, क्योंकि जो आपको राइडर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है कि जो आपको जरा से प्रीमियम में एक अच्छी चीज ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे उसमें वो दे देते क्रिटिकल इलनेस, लोग धड़ल्ले से ले लेते हैं। एक वो देते हैं आपको प्रीमियम वेव ऑफ, मे बी डिसेबिलिटी कवर। अब आपको रियलाइज करना है कि क्रिटिकल इलनेस कवर आपको लेना चाहिए। मे बी लोग लेते हैं, आई वुड से अ बिग नो। इट्स बेटर कि आप अलग से पॉलिसी ले लो क्रिटिकल इलनेस की, और आप ये डिफाइन करो कि अब आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में क्या ट्रेंड है, सबसे ज्यादा लोगों को क्या दिक्कत होती है। लेट्स से मैं उसमें वो डिजीजेस ऐड कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे जिसका डेथ रेशियो ही बहुत कम है, तो वो चीज़ होने का फायदा नहीं है। इंडिया में इसी के कैंसर रेशियो, हार्ट डिजीज रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उन डिजीजेस को इंक्लूड करके लीजिए। क्योंकि अगर आप टर्म प्लान में ऐड करते हो, मोर लाइकली चांसेस वहाँ पे यही होते हैं, अगर आपका कवर 1 करोड़ का है और आपने उसमें से कहा कि क्रिटिकल इलनेस 25 लाख था, 25 लाख मिल गया अपॉन डेथ, अब आपको 75 लाख मिलेगा, 1 करोड़ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं 1 करोड़ प्लस 25 लाख, नहीं, उसी में इंक्लूडेड होता है। अब डिसेबिलिटी राइडर इज समथिंग जो हाँ कंसीडर करा जा सकता है कि अगर पर्सन एक पूरा डिसेबल हो गया तो वो आगे के प्रीमियम कैसे भरेगा, वो कैसे, मतलब मल्टीपल थिंग्स है। उसके लिए रादर देन पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर आप उसमें छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट डाल देते हो उतने अमाउंट का, वो आपको कवर कर देता है उतना टाइम में। बट अगेन द थिंग इज, आपको एक लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं पता, अगर वो डिसेबिलिटी कल ही आ गई तो आपके पास पैसा नहीं होगा। थर्ड इज, वहां पे ऑप्शन आ जाता है प्रीमियम वेव ऑफ वगैरह, अगेन वो इसी का ही सब पार्ट है। तो वो आप रीड आउट करिए एंड पिक ओनली दोज राइडर जो आपको लगे, क्योंकि इन 3 के अलावा आई डोंट थिंक और कोई बेटर होता है। अब आपको वो ऑप्शंस दिखाएगा, आरओपी, जीरो कॉस्ट या नॉर्मल टर्म प्लान। तो कई लोग अब आरओपी पे जाते हैं। अगेन ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा, जो बैंकर सेल करते हैं उन्होंने आगे अपने फीडबैक दिए होंगे, उनसे उनको क्या समझ आया कि वी इंडियंस, हमें चाहिए कि हमने पैसे दिए, हमें पैसा मिल जाए। तो अब आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो 25,000 का हर साल, वो 10 साल बाद भी 25 ही पे करो, जिसकी वैल्यू कम हो चुकी है। अब आप मान के चलिए, उन्होंने आपको कहा कि मैं आपसे 25,000 का प्रीमियम ले रहा हूँ नॉर्मल केस में, 35,000, वैसे 35 नहीं होता, ऑलमोस्ट आरओपी में डबल आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आप 40 लगा लो। अच्छा। मैंने आपको कहा कि आप 40,000 रुपये मेरे को हर साल देते रहो, और जब आप वो टेन्योर सर्वाइव कर जाओगे, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, बट उसमें भी एक चीज इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस गए वो नहीं मिलने वाले। अच्छा, तो मैंने आपको पैसा आपको वापस कर दिया। अब आप ये रियलाइज करिए, 40,000 मान लीजिए आपने 20 साल तक ही दिए, तो आपने कितना दिया पैसा? 8 लाख। मैंने आपको 8 लाख लौटा दिया। क्या 8 लाख की कीमत 25 साल बाद 20 साल बाद 8 लाख की है? काफी कम है। तो उससे अच्छा अगर आप वही रिमेनिंग जो डिफरेंस 15,000 का है ना, तो आप शायद एक टर्म प्लान से या उसके क्लोज थोड़ा सा ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा झांसा है जिसमें लोग मतलब मैं देखूं तो काफी मेरे फ्रेंड्स या काफी मेरे नॉन लोग वो आरओपी लेके ही बैठे हुए हैं, जहां से मैं ना आए। हाँ, तो ये एक बैड ऑप्शन है। आजकल देयर इज जीरो कॉस्ट, कंपनी हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, अगर वो जीरो कॉस्ट दे रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लूप होल होगा। अब ज्यादातर अगर आप देखते हो कि अगर आपको नॉर्मल और जीरो कॉस्ट का प्रीमियम सेम मिल रहा है, आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर डिफरेंस आ रहा है तो अगेन आपको अपने एडवाइजर के साथ एक मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको एक पुराने वीडियो में समझाया था कि जीरो कॉस्ट में एक टाइम के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है और वो कुछ एक विंडो तक ही अवेलेबल है कि इस टाइम से इस टाइम में आपको एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो प्रीमियम खत्म। तो आप उस चीज को भी कंसीडर तभी करें कि जब आपको लगे कि वो आपके प्रोफाइल में मैच हो रहा है। अब मान लीजिए अब आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि चलो मैं नॉर्मल प्लान ले रहा हूँ, अब कंपनी को फिर कुछ इनकम तो चाहिए आपसे, फिर वो आपको कहेंगे कि रेगुलर पे या लिमिटेड पे, एंड जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो ना, एक पॉपअप खुल के आता है जिसमें बहुत क्लियर लिखा होता है। लाइक मैंने आज अपने लिए कैलकुलेट करा था, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, जिसमें उसने कहा, मैंने कहा अगर मैं 60 ईयर तक कवर रखता हूँ, 32 का मैं हूँ,
तो उसने कहा 10 साल तक आपको सिर्फ 2,480 रुपए देने हैं हर महीने, और अगर आप वही 28 साल तक पे करोगे तो आपको हर महीने 1200 मतलब 1233 पे करने हैं, 1,233 रुपए। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सा डिफरेंस दिखा दिया कि आपने 1,16,000 रुपये बचा लोगे। मैंने कहा अगेन कंपनी मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। अब मैंने एजम्पशन क्या लगाई कि मान लीजिए जो मैंने 1,16,000 बचाया है, मैंने 10 पे डिफरेंस कैलकुलेट करा 2480 और 1233 का, तो मैं डिफरेंस को अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ एट एन एक्सपेक्टेड रेट 12%, तो मैं 10 साल बाद 2,79,000 तो वैसे ही कमा लूंगा। तो जितना मैंने बचाया मैंने उससे डबल कमा लिया। तो मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आया, और मैं इसी पैसे को अगर अगले 18 साल और छोड़ देता हूँ तो शायद वो वैल्यू भी बहुत हाई चली जाएगी। लिमिटेड पे इज जस्ट आपको दिखाना इमीडिएटली कि ये हम दे रहे हैं आपको, हम तो आपका पैसा बचा रहे हैं, और वो आपको कोई पैसा नहीं बचा रहे, वो आपको घुमा ही रहे हैं। तो अगर आपको रेगुलर पे है, अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आपका रेगुलर पे, जैसे मेरी एज में डिफरेंस अच्छा आ रहा था, तो अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि रेगुलर पे और लिमिटेड पे में, क्योंकि डिफरेंस हमेशा डबल आता है लगभग प्रीमियम का, तो आप उसी हिसाब से चूज करिए। अब आपने हर चीज ले ली है, अब इसके बाद लास्टली क्या होता है कि आप फॉर्म भरते हो पेमेंट वगैरह के बाद, और या फिर अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो जो भी एजेंट होगा या ब्रोकर होगा या बैंकर होगा वो आपसे फॉर्म भरवाएगा। मेक श्योर आप उसमें हर चीज जो भी है वो अच्छे से डिस्क्लोज करिए, आप उसी चीजों को वहां पे मेंशन करिए जो आपके साथ हुई है, कुछ भी मत कोशिश करिए हाइड करिए। हाँ, लाइक आपको कोई डिसीजेस हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई सर्जरी हुई हो, ये सब डिस्क्लोज करना चाहिए। और जैसे स्टोन तो कई लोगों को हो जाता है, पर वो कहते हैं छोटी सी चीज है, तो कुछ भी हो आपको पहले बता देना है। अगर आप अल्कोहलिक हो बता दो, क्योंकि कुछ क्वांटिटी, स्मोकिंग इज समथिंग जो आप हमेशा डिस्क्लोज करिएगा। स्मोकिंग अगर आप डिस्क्लोज करते हो प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ के आता है, मतलब अच्छा खासा बढ़ जाता है, बट ठीक है आप पी रहे हो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। कई कंपनीज, लेट से आप फिट हो, आप अल्कोहलिक नहीं हो, आप ड्रिंक, आप स्मोक नहीं करते, कुछ भी नहीं है पास हिस्ट्री, कंपनी क्या करेगी, चलो इशू कर देते हैं, मत करो, आज दिन के मेरा मेडिकल करो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मेरे को नहीं पता, मैंने टेस्ट तो करा ही नहीं, आप मेरा मेडिकल लो, उसके बेसिस पे मेरा प्रीमियम सेट कर दो। हाँ, कि अब कंपनी आपने चेक करा, आपने कहा सब सही है, तो भाई आपने अपने हिसाब से बताया। हाँ, अब आपने बोला सब सही है, और जो भी आपके मेडिकल्स होते हैं, मे बी जब मेरा हुआ था उन्होंने मेरे को रिपोर्ट्स नहीं दी थी, बट दे डिक्लेयर कि आई वाज फिट। तो अगर वो आपको सर्टिफिकेट मेल पे देते हैं, जस्ट कीप अ कॉपी, एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करो, एंड लेट से आप उसके 5 साल बाद आपको कुछ माइनर सी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, सब अपने पास हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स रखो, फाइल मेंटेन करो, सो दैट इन केस कभी क्लेम आता है, मतलब इवेंचुअली जब डेथ होती है, तो आपके फैमिली को ये लड़ना ना पड़े कि नहीं ये चीज तो उनको पॉलिसी से बाद में हुई थी, पहले तो हुई नहीं थी, उनके पास फाइल रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंपनी से डिस्क्लोज सब करिए, उनको फोर्स करिए कि मेरा मेडिकल करिए ही करिए, ताकि आपके कल को क्लेम ना जाए। और थर्ड, जो भी आपकी हिस्ट्री बाद में बनती है, कीप अ मेडिकल रिकॉर्ड। अब लास्टली हमें पता लग गया कि सिलेक्शन कैसा है, अगेन कब लेना चाहिए, क्या कवर होता है, क्या एज सिलेक्ट करना है, सब कुछ हमें पता है। सेविंग्स प्लान क्यों बुरे हैं, टर्म प्लान क्यों अच्छा है, एंड एवरीथिंग क्या आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। अब फाइनल चीज आती है, हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट में अनक्लेम्ड है, जिसमें बैंक अकाउंट ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें मतलब अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड मतलब आप कह सकते हो जहाँ 10-15 साल तक कोई पैसा क्लेम करने नहीं आ रहा। तो ये क्यों होता है? बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम इंश्योरेंसेस लेते हैं, एंड हमारी फैमिली को पता ही नहीं होता। तो जब भी, अगर आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, जब भी आप कुछ भी करें, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, इन्फॉर्म योर स्पाउस, अगर आपके बच्चे हैं इन्फॉर्म देम, सो दैट कल को आपको कुछ हो, क्योंकि ये पैसा अनक्लेम्ड हो जाएगा। आपने इस पैसे के लिए मेहनत करी कि अपने बच्चों को लाइफ देने के लिए, वो किसी ने लिया ही नहीं। तो ये एक इंडिया में तभी इसका नंबर इतना हाई है। तो ये आपको मतलब यू मस्ट मेक श्योर कि आप ये हर चीज डिस्क्लोज करो। लास्टली, अब इंश्योरेंस कंपनीज काफी कुछ घुमा के ये बोलने लग गई हैं कि हम आपको टर्म कवर दे रहे हैं 1 करोड़ का,
हम आपको मे बी 25 लाख अपफ्रंट दे देंगे, रिमेनिंग पैसा हम आपको उसके एक मंथली इनकम बना देंगे। मैंने एक जगह ये देखा था, तो आई डोंट नो वो प्लान कौन सा था, कहाँ एक्टिव है, तो वो आप मत चूज करिए। अगेन यहाँ पे आपको याद रखना है वही जो मैंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर बताया। आपको आज मैं 75 लाख एक साथ दे दूं और आप एफडी कर दोगे, शायद इंटरेस्ट से जिंदगी जी लोगे, बट वही आपको 75 लाख को 20 साल में बांट के देंगे। वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, वो दे 75 लाख ही रहे, तो आपने कमाया कुछ नहीं है। तो मेक श्योर आप ये 2 बड़ी गलतियां ना करें, ठीक है। तो ये एक आपकी अल्टीमेट गाइड है। मे बी ऑब्वियसली जितना आप और डीप जाओगे तो आपको और क्वेश्चंस आएंगे, बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि मेजरली लोग यही सब जानना चाहते हैं और यही पूछते हैं। इसके अलावा आपका कुछ हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। सो आई होप आपको ये अल्टीमेट गाइड ऑन टर्म प्लान काफी अच्छी लगी हो। स्टिल अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। और हमने सब बता दिया कि भाई टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी वैल्यू का लेना चाहिए, कितना कवर होना चाहिए, XYZ एवरीथिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज उनके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है। एंड ऐसे ही बहुत ही डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंस के ऊपर आपके लिए आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।